स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelawin पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए आरजी कर केस पर 18 जनवरी को फैसला सुनाएगा कलकत्ता कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएफआई प्रमुख अबू बकर की मेडिकल आधार पर जमानत याचिका खारिज की। घर में नजरबंदी की अनुमति का अनुरोध भी ठुकरा दिया। पंजाब में 79,000 एफआईआर की जांच लंबित होना चौंकाने वाला। हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगी कार्य योजना। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी के मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पीएम एबीएचआईएम यानी अभिम स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के आदेश पर रोक लगाई। अगर अगले सप्ताह तक समाधान नहीं हुआ तो हम समाधान करेंगे। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी कुलपति नियुक्तियों के गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट। ईडी में कुछ गड़बड़ है, एएसजी एसवी राजू ने हलफनामे पर कहा। सुप्रीम कोर्ट बोला गंभीर मामला। आज की पहली खबर में कोलकाता के सियालदा इलाके की एक सत्र अदालत विभत्स आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले पर 18 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी, जहां शहर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपनी रात की शिफ्ट यानी ड्यूटी पूरी करने के बाद एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अगस्त 2024 में हुई इस घटना ने पूरे देश में बहुत हंगामा मचाया। उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था, जिसने सत्र अदालत के समक्ष अपनी चार्जशीट दायर की। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जिसने डॉक्टरों की कार्यस्थल सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और जांच की निगरानी करने के लिए स्वतः संज्ञान लिया। इस भीषण घटना के बाद पूरे कलकत्ता और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और मांग की गई कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में जांच को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया, जिसने पश्चिम बंगाल सीआईडी से इसकी जिम्मेदारी ले ली, जिसने बलात्कार हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न मामले दायर किए गए, जिसने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा कथित कदाचार और भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई को सौंप दी। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 जनवरी को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष ई अबू बकर की चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी। अबू बकर, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 बी, 153 ए और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 17, 18, 18 बी, 20, 22 बी, 38 और 39 के तहत गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2022 में एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने यूएपीए के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पीएफआई और संबंधित संस्थानों पर 5 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया। 12 नवंबर को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को एक मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया था, जो अबू बकर की गहन जांच करके ये पता लगाए ताकि वो चिकित्सा आधार पर जमानत के हकदार हैं या नहीं। न्यायमूर्ति सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि वे इस स्तर पर चिकित्सा आधार पर जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी। हालांकि जब वकील ने वैकल्पिक प्रार्थना करने की कोशिश की कि याचिका को घर में नजरबंद रखा जा सकता है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहने लगे कि घर में नजरबंदी का अनुरोध करना अब एक नई अवधारणा बन गई है। वैधानिक अवधि बीत जाने के बावजूद पंजाब में 79,000 एफआईआर के तार्किक निष्कर्ष का इंतजार करने वाले चौंका देने वाले आंकड़े पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर कार्य योजना मांगी है,
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा, राज्य को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर एक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसमें एफआईआर की तारीख, जांच पूरी करने के लिए न्यायालय के तहत निर्धारित समय और इसे समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा दर्शाई जाएगी। उक्त जानकारी पुलिस महानिदेशक पंजाब के शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। ये टिप्पणियां एक सराज नाम के आदमी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए की गई, जिसमें उन्होंने अपनी मुख्य याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग की थी, जिसे पंजाब सरकार द्वारा सदर में दर्ज हत्या के प्रयास की एफआईआर की जांच पूरी करने के आश्वासन पर सितंबर 2024 में खारिज कर दिया गया था। न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौम्या मिश्रा ने एक हलफनामा दायर किया, जिसका अवलोकन करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जांच में देरी क्यों हुई और 16 जुलाई 2021 को दर्ज की गई एफआईआर में अब तक चालान दायर नहीं किया गया है। अगली खबर में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 17 जनवरी को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राज्य भाजपा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। वरिष्ठ अधिवक्ता शशि किरण शेट्टी गांधी की ओर से पेश हुए और न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना के समक्ष दलील दी कि ये पहली बार है जब मामले की सुनवाई हो रही है। मामला अगली बार 20 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है। शिकायत मुख्य रूप से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार दर के कार्ड विज्ञापनों के खिलाफ है, जिसमें दावा किया गया है कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए बीजेपी द्वारा कुछ दरें और कमीशन लिए जाते हैं। सरकारी विभाग की बात की गई थी। बीजेपी का दावा है कि यह झूठा है और आरोपी की कल्पना पर आधारित है। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम अभिम योजना के कार्यान्वयन के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगते हुए आदेश पारित किया। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र की शक्तियां राज्य सूची यानी सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस और भूमि में प्रविष्टि 1, 2 और 18 के तहत मामलों तक ही सीमित हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में सरकारों की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 जनवरी को मौखिक रूप से कहा कि अगर तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों में कुलापतियों की नियुक्ति का मुद्दा सुनवाई की अगली तारीख तक नहीं सुलझता है तो कोर्ट इसे खुद सुलझा लेगा। तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यों के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर 2 रिट याचिकाएं न्यायमूर्ति जेबी पारदिवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। याचिकाओं में सुबह ही मौखिक रूप से स्थगन की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ न्यायमूर्ति JB पारदिवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कर रही थी, जिसने मौखिक रूप से कहा था कि यह मुद्दा काफी गंभीर चिंता पैदा करता है। एक अन्य मामले में तमिलनाडु सरकार ने भारतीहार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय में कुलापति की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समितियों के गठन के लिए राज्यपाल द्वारा एक तरफा जारी की गई थी आदि सूचना को चुनौती दी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने शुक्रवार 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक चौंकाने वाली दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कुछ गड़बड़ी थी। ASG ने न्यायमूर्ति अभय S ओक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ को बताया, जो कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से उत्पन्न PMLA मामले के एक आरोपी की जमानत याचिका पर विचार कर रहे थे। ED का जवाबी हलफनामा आधा अधूरा था और उचित जांच के बिना दायर कर दिया गया था, ऐसा ASG का कहना था। ASG की दलील ने
पीठ को आश्चर्यचकित कर दिया और न्यायमूर्ति ओक ने एएसजी से कहा, प्रतिवाद आपके वकील द्वारा रिकॉर्ड पर दायर किया गया होगा। एएसजी ने हालांकि ये कहा कि एओआर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि हलफनामा ईडी की ओर से आया है। कानून अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ईडी निदेशक से विभागीय जांच शुरू करने को कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।